हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ केमिस्ट्री सीखें, लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर अपना पहला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे और ये बेसिक्स हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई और फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ये पर्टिकुलर लेक्चर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। सो डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, आओ केमिस्ट्री सीखें, लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ an organic chemist used to determine the structure of the unknown organic molecules। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या होता था जब कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट किसी अननोन मॉलिक्यूल को खोजता। उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती थी कि उस अननोन, उस अज्ञात मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। और जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लासिकल केमिस्ट्री में, पुराने समय में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते थे वो अननोन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए कुछ निश्चित स्टेप्स फॉलो करते थे। इन स्टेप्स में पहला होता था कि उस अज्ञात अणु का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना, फिर किसी तरह से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना, फिर उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, और फिर उस मॉलिक्यूल को सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ना और उन सिंपलर कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पता करना। और इसके अलावा जो अभी तक अज्ञात मॉलिक्यूल था उसके डेरिवेटिव्स बनाना और फिर किसी एक अनएम्बिगुअस प्रोसेस से उस अननोन कंपाउंड को सिंथेसाइज करना। तो ये बहुत सारे स्टेप्स थे जिनके आखिर में उस अज्ञात मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तय किया जाता था। जाहिर सी बात है कि ये सभी प्रक्रियाएं बहुत अधिक कष्ट साध्य थी, टाइम टेकिंग थी, लेकिन ये सब बातें थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की। कमिंग बैक टू आवर कोर क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के विकास को समझने के लिए हम इतिहास में कुछ पीछे चलते हैं। लेट अस गो बैक टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एक भयानक युद्ध जिसकी विभीषिका को इस पूरे संसार ने झेला। इस युद्ध के दौरान बहुत सारे नए वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, नए नए हथियारों की खोज की गई, नई टेक्निक्स को जन्म दिया गया और इन्हीं टेक्निक्स की मदद से ऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के क्षेत्र में क्रांति आ गई। इन इंस्ट्रूमेंट्स और इन टेक्निक्स की मदद से न केवल समय की बचत हुई, फास्टर एनालिसिस हुए, वरन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर्स का भी एनालिसिस संभव हुआ जो इससे पहले संभव नहीं था। ऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न टेक्निक्स में से सबसे महत्वपूर्ण और डायरेक्टली कंसर्न टेक्नोलॉजी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेट्स लर्न व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। टू नो व्हाट इज मेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टूडेंट्स, look into this picture. What is this? You must have got the idea. This is the spectrum of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation या EMR is a form of energy that can propagate even in vacuum. किसी एनर्जी के स्रोत में जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं तो वह स्रोत एक एनर्जी रेडिएट करता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग वेवलेंथ और अलग एनर्जी का हो सकता है।
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनमें से अत्यधिक उच्च ऊर्जा और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है। उसके बाद आता है गामा रेडिएशन, विच इज़ अगेन फॉलोड बाय एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, infrared radiation, microwaves, short waves, and finally radio waves. When we move from cosmic rays to radio waves, wavelength में बढ़ोतरी होती जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ एनर्जी में कमी आती जाती है। तो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच comprises of different radiations differing in their energy, wavelength and frequency, but all of these different forms of electromagnetic radiations have same velocity, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या होता है जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाए? मॉलिक्यूल व्हेन एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल एनर्जी, देन इट इंटरेक्ट्स। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करता है। डाले गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से वो कुछ फ्रीक्वेंसीज या कुछ एनर्जी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और इस इंटरेक्शन की मदद से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सो इन ए नटसेल, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की टेक्निक। और ये जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है? बाय मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विद electromagnetic radiation of suitable energy. So this is the simplest definition of spectroscopy. It is a technique to obtain the information about the molecular structure by its interaction with electromagnetic radiation of suitable energy. Let us learn about the electromagnetic radiation and the information obtained by their interaction with the molecular energy. Coming to the first electromagnetic radiation, that is far ultraviolet radiation, जिसकी वेवलेंथ 100 से 200 नैनोमीटर तक होती है। ये एक अपेक्षाकृत हाई एनर्जी रेडिएशन है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है और इससे सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। The second one is near ultraviolet radiation, जो कि 200 से 350 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला रेडिएशन है। यह रेडिएशन भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है और इससे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद पाई बॉन्ड्स और कॉन्जुगेशन के बारे में जानकारी मिलती है। कमिंग टू थर्ड, विजिबल रेडिएशन, जो कि रफली 350 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का रेडिएशन है। इट ऑल्सो इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, बशर्ते कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई क्रोमोफोर मौजूद हो। यानी कि विजिबल रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट होने पर मॉलिक्यूल के क्रोमोफोर के बारे में जानकारी मिलती है। IR रेडिएशन, द इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 1 से 3 माइक्रोमीटर तक होती है, वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल लेवल के साथ इंटरेक्ट करता है और मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानकारी देता है। रेडियो वेव्स, जो कि लंबी वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं, वो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के न्यूक्लियस के न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल के कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी देता है। इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ
इंटरेक्शन के द्वारा मॉलिक्यूल के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज NMR spectroscopy. NMR stands for nuclear magnetic resonance. So NMR spectroscopy is nuclear magnetic resonance spectroscopy. NMR spectroscopy involves the interaction of nuclear spin of an atom with electromagnetic radiation. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन डाले गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है और इस इंटरेक्शन के द्वारा हमें मॉलिक्यूल के कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छी तरह समझना होगा कि सभी एटम्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, लेकिन सभी एटम्स के न्यूक्लियस NMR में सिग्नल नहीं देते हैं, अर्थात ऑल द न्यूक्लियाई आर नॉट NMR एक्टिव। कुछ ही एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होते हैं। NMR एक्टिव न्यूक्लियाई का क्या अर्थ है? सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एटॉमिक न्यूक्लियाई ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो वो अपनी धुरी पर स्पिन कर रहे हों, घूर्णन कर रहे हों, ठीक उसी भांति घूर्णन जैसा कि पृथ्वी करती है। तो ये स्पिनिंग न्यूक्लियस हैव क्वांटाइज्ड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट एंड दीज न्यूक्लियाई हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन करता हुआ न्यूक्लियस क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल है तो यह अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, या सही शब्दों में कहें तो स्पिन करते हुए न्यूक्लियस में परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है जिसे तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनरली न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट को इस चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें एक ओर एरो का हेड है और दूसरे ओर एरो का टेल है। So it shows the permanent magnetic movement of the spinning nuclei. So NMR एक्टिव न्यूक्लियाई की खासियत होती है कि वो लगातार स्पिन करते हैं, स्पिन क्वांटाइज्ड होती है और ऐसी न्यूक्लियाई में परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता। लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट द NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, these are the nuclei which have spin quantum number greater than 0. NMR एक्टिव न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे I से लिखा जाता है, का मान 0 से ज़्यादा होता है और स्पिन क्वांटम नंबर इन टर्न एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। अगर हम ये पहचानना चाहते हैं कि किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस NMR एक्टिव होगा या नहीं, उसके लिए हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर की मदद ले सकते हैं। कैसे? इस टेबल की सहायता से। हियर इज़ द टेबल। अगर मास नंबर ऑड है तो एटॉमिक नंबर चाहे ऑड हो या इवन हो, I का मान 0 से अधिक होगा और ऐसे एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होंगे। यदि मास नंबर इवन है तो हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर भी इवन है तो इस केस में I का मान 0 होता है और ऐसे एलिमेंट्स का न्यूक्लियस NMR इनएक्टिव होगा। इफ़ मास नंबर इज़ इवन बट एटॉमिक नंबर इज़ ऑड, इन दैट केस I विल हैव वैल्यू ग्रेटर देन 0 और तब भी न्यूक्लियस विल बी NMR एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1, कार्बन 13 और F19 के न्यूक्लियस NMR एक्टिव होंगे क्योंकि इन सभी केसेस में मास नंबर ऑफ द एटम इज ऑड। नाउ व्हाट अबाउट नाइट्रोजन 14? अगर हम इस एटम की बात करें तो इसका मास नंबर तो इवन है, लेकिन नाइट्रोजन एटम का
एटॉमिक नंबर 7 होता है जो कि ऑड है। तो इस केस में भी नाइट्रोजन 14 जिसका मास नंबर इवन है लेकिन एटॉमिक नंबर ऑड है विल हैव द NMR एक्टिव न्यूक्लियस। कुल मिलाकर 100 के आसपास ऐसे न्यूक्लियस हैं जो कि NMR एक्टिव हैं। Here is the list of some NMR active and inactive common nuclei. On the left hand side, H1C13, H2, N14, fluorine 19 and phosphorus 31 are the nuclei which are NMR active, and on the right hand side C12, O16, S32, these are the common nuclei which are non-magnetic in nature and do not give any NMR signal. Now coming to one important aspect, that is how do NMR active nuclei behave in magnetic field। जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेते हैं उसके अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं और उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। तो चांस है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन या C13 टाइप के एटम्स हों जिनके न्यूक्लियस NMR एक्टिव होते हैं। NMR active means these nuclei have their nuclear spin or permanent nuclear magnetic moment। और ये एक ऐसा ही सैंपल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं और हर एक न्यूक्लियस का एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि अलग अलग दिशाओं में दिखाया गया है। या दूसरे शब्दों में जब भी कोई सैंपल लिया जाता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उनके न्यूक्लियर स्पिन्स होते हैं और ये न्यूक्लियर स्पिन यादृच्छिक रूप से बिखरे रहते हैं। न्यूक्लियर स्पिन्स आर ओरिएंटेड रैंडमली इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या होता है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इस सैंपल के चारों ओर रख दिया जाए। कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ऐसा कुछ होता है। इस चित्र में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट एक विशेष दिशा में ओरिएंट हो गए हैं, एक विशेष दिशा में अलाइन हो गए हैं। So this is what happens when the NMR active nuclei are kept in external magnetic field। जब भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उनके न्यूक्लियर स्पिन्स एक विशेष दिशा में ओरिएंट हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे दाहिनी ओर वाले चित्र में अधिकतर न्यूक्लियाई स्पिन एक इस दिशा में ओरिएंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक न्यूक्लियस है जिसका ओरिएंटेशन और दूसरे न्यूक्लियर स्पिन्स के मुकाबले उल्टा है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन्स के ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में दो तरह के हो सकते हैं। पहला स्पिन ओरिएंटेशन है पैरेलल ओरिएंटेशन। ऐसा ओरिएंटेशन जिसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ओरिएंट होता है और ऐसी स्थिति लोअर एनर्जी वाली स्थिति होती है और ऐसा ओरिएंटेशन इस चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें देखेंगे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है वो ही दिशा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की है। इसे हम कहते हैं पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। कमिंग टू सेकेंड, इसे एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन कहा जाता है। इस ओरिएंटेशन में न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में अलाइन होता है और जाहिर सी बात है ये एक हायर एनर्जी वाली स्थिति है। इसे चित्र में ऐसे दर्शाया जा सकता है, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड हियर इज द ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। इन दोनों एरोस की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम दैनिक जीवन के उदाहरण से समझें तो माना पहला वाला केस पैरेलल ओरिएंटेशन में अगर ये नॉर्थ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और ये साउथ,
तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से अलाइन होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ की दिशा में उसका साउथ रहता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की दिशा में उसका नॉर्थ रहता है। हालांकि एरोज दोनों एक ही ओर को दिखलाए जाते हैं। इस तरह के ओरिएंटेशन को पैरेलल ओरिएंटेशन कहा जाता है, जबकि एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में एक्सटर्नल फील्ड के नॉर्थ की दिशा में न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ ही ओरिएंट रहता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की दिशा में न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का साउथ ओरिएंटेड रहता है और समान ध्रुवों के नजदीक आने के कारण रिपल्सन होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी इन कंपैरिजन टू पैरेलल ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और वह प्रश्न है, क्या होता है जब एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है। अभी तक हमने सीखा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में बहुत सारे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं और इन एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में पैरेलल ओरिएंटेशन में रहते हैं। ये वो ओरिएंटेशन होता है जिसमें न्यूक्लियस की एनर्जी कम होती है और वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस सैंपल के ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाए तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? What happens when NMR active nuclei are irradiated with electromagnetic radiation? इसका उत्तर है पैरेलली ओरिएंटेड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है तो उनका ओरिएंटेशन उल्टा हो जाता है। वो पैरेलल से एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में चले जाते हैं और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। सो व्हेन एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई kept in external magnetic field are irradiated with electromagnetic radiation, they absorb energy and get to anti-parallel orientation of higher energy. न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का एनर्जी एब्जॉर्ब करके पैरेलल ओरिएंटेशन से एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन हो जाना फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं on irradiation of NMR active nuclei with electromagnetic radiation, the nuclear spin get flipped. अब प्रश्न आता है कि इस फ्लिपिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है और कहाँ से मिलती है। Here is the picture. This is the nuclear magnetic moment oriented parallel with the external magnetic field. जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट फ्लिप होकर एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में चला जाता है। इस फ्लिपिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, कितनी एनर्जी में फ्लिपिंग होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फ्लिपिंग के लिए लगने वाली एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दूसरा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस एलिमेंट का न्यूक्लियस फ्लिपिंग के लिए मौजूद है। इसका अर्थ हाइड्रोजन 1 और कार्बन 13 दोनों के न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर एनर्जी से फ्लिप नहीं होंगे। दे नीड डिफरेंट एनर्जी फॉर फ्लिपिंग। एनर्जी नीडेड और फ्रीक्वेंसी needed for flipping is given by this formula. Nu is equal to gamma h naught upon 2 pi, where nu is frequency in hertz, gamma is a nuclear constant known as magnetogyric ratio of element, and h naught is the strength of applied magnetic field in Gauss.
जनरली ये देखा गया है कि 14,092 गॉस के एक फील्ड में energy required to flip the hydrogen nucleus or proton is around 60 megahertz. It falls in radio frequency region. या दूसरे शब्दों में 14,092 गॉस पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को फ्लिप करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ हाउ NMR spectrum is obtained. A tube containing the sample of NMR active nuclei is kept in an external magnetic field. एक ट्यूब जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल रखा होता है उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ और साउथ के माध्यम से दर्शाया गया है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए इस NMR एक्टिव सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है. डाले गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से सैंपल में मौजूद NMR एक्टिव न्यूक्लियाई विशेष फ्रीक्वेंसी या विशेष एनर्जी वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ्लिप कर जाते हैं. कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया उसके आधार पर हम सैंपल के अंदर मौजूद NMR एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट हाउ डू we obtained NMR spectrum. NMR spectrum प्राप्त करने के दो तरीके हैं. There are two methods to obtain NMR spectrum. Let us learn these two methods one by one. In the first method, a sample tube containing the organic compound is kept in the external magnetic field. एक सैंपल ट्यूब जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा होता है उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसके ऊपर एक विशेष फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का रेडिएशन डाला जाता है. हो सकता है कि इसमें से वो कुछ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले. अगर ऐसा होता है तो इस एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के माध्यम से सैंपल के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है. माना अगर सैंपल इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो फिर उस सैंपल के ऊपर दूसरी एनर्जी या दूसरी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को डाला जाता है. हो सकता है कि वो इसे एब्जॉर्ब कर ले और अपने बारे में कुछ जानकारी दे दे. अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात. अदरवाइज अगेन ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एनर्जी रेडिएशन इज़ मेड टू फॉल ऑन द सैंपल ट्यूब. और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि हम सैंपल के बारे में डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर लेते हैं. तो यह है पहला तरीका जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नियत या कांस्टेंट रखकर सैंपल के ऊपर डाले जाने वाली एनर्जी को धीरे धीरे वेरी किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है. तब तक परिवर्तित किया जाता है जब तक कि हम अपेक्षित जानकारी हासिल ना कर लें. In the second method, again, sample is kept in a sample tube और उस सैंपल ट्यूब को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसके ऊपर विशेष एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है. अगर जानकारी मिल जाती है तो वेल एंड गुड. अगर जानकारी नहीं मिलती है तो इस विधि में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को परिवर्तित नहीं करते हैं बल्कि उस फील्ड को परिवर्तित करते हैं जिसमें सैंपल रखा जाता है. और फील्ड को परिवर्तित करके फिर से देखा जाता है कि बदले हुए फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या सैंपल के बारे में जानकारी मिल गई है. अगर मिल गई है तो बहुत अच्छा. अदरवाइज अगेन एनर्जी तो वही रखी जाती है लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ को फिर से परिवर्तित किया जाता है. और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि सैंपल के अंदर रखे गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन ना मिल जाए. सो देर आर टू मेथड्स टू ऑब्टेन NMR spectrum. In the first method, the sample is placed in the magnetic field and radiation is passed through the sample with steadily changing frequency.
लगातार फ्रीक्वेंसी परिवर्तित करके और मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखकर एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और एक विशेष फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो कि सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और हमें डिज़ायर्ड एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल जाता है। दूसरी विधि में सब्सटेंस को सैंपल ट्यूब के अंदर रख के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस पर डाली जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बदला जाता है। तब तक बदला जाता है जब तक कि एक विशेष फील्ड स्ट्रेंथ पर फ्लिपिंग ना हो जाए और सैंपल के बारे में डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। सो दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन एनएमआर स्पेक्ट्रम। और इनमें से अधिकतर एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दूसरे मेथड को फॉलो करते हैं, अर्थात रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट एंड strength of the magnetic field is varied till we get desired information. Coming to last, that is types of NMR spectroscopy. NMR spectrum किस NMR एक्टिव न्यूक्लियस की मदद से प्राप्त किया जा रहा है, उस आधार पर बहुत सारे प्रकार की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती हैं। अगर हम सैंपल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन 1 के न्यूक्लियस या प्रोटॉन को ध्यान में रखकर एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे हैं तो इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रोटॉन एनएमआर या 1H एनएमआर और पीएनएमआर या पीएमआर कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन 13 के न्यूक्लियस को केंद्र में रखकर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे हैं तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को C13 एनएमआर या CMR कहा जाता है। इसी भांति अगर फ्लोरीन 19 के न्यूक्लियस को ध्यान में रखकर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा रहा है तो इस तरह के NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसी तरह से N14 या फॉस्फोरस की स्पेक्ट्रोस्कोपी भी की जा सकती है। सो different types of NMR spectroscopy depend on the atomic nuclei kept in mind while taking the NMR spectrum. So dear students, this is the basics about the NMR active nuclei and flipping of nucleus. Hope you got it. Stay home, stay safe. Thank you.